26 क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इजी है ये। एन ऑप्टिकल फाइबर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.72, इज सराउंडेड बाई ए ग्लास कोटिंग, और उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है और उसके ऊपर ये कोटिंग हुई है, ये कोटिंग है दोनों तरफ। ठीक है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया कोटिंग का, तो वो दिया 1.5, और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, तो वो दिया 1.72। ये जो अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.72। ठीक है, ये आपने जब हमने डिस्कस किया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसमें ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताया था, और उसमें बताया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ तब होता है जब रे जो है वो डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाती है। तो ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होता है, कम होता है, जैसा कि इसमें दिख रहा है। ऑप्टिकल जो फाइबर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.72 है, और जो कोटिंग है जिसको क्लैडिंग भी कहते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ठीक, ताकि वहाँ पे क्या हो सके, वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। ठीक है, तो बस सिंपल क्वेश्चन में ये पूछा गया, फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एट द फाइबर ग्लास सरफेस। ठीक है, तो इसको अलग से बनाए, ये मान लिया फाइबर है, इधर ग्लास है, कोटिंग है, और ये फाइबर है, और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए एंगल मान लिया ये कितना है, क्रिटिकल एंगल ही पूछा है आपसे, थीटा सी। और क्रिटिकल एंगल में जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो ऑलमोस्ट सरफेस को ग्रेज करती हुई जाती है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, तो वो होता है 90 डिग्री। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएं थीटा सी फाइंड करने के लिए, तो फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो वो है 1.72। तो 1.72 साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1.5 साइन 90। ठीक, तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल जो आ रहा है साइन थीटा सी, वो आपका आ रहा है 1.5 डिवाइडेड बाई 1.72। तो ये पॉइंट हटा लेते हैं, ये जीरो होता है, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 75 होगा और ये 86 होगा। तो थीटा सी आपसे पूछा गया है, तो साइन इनवर्स 75 डिवाइडेड बाई 86। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27th। A light ray is incident normally on a face AB of a right angled prism ABC। एक राइट एंगल प्रिज्म है A, B और C, और उसकी ये जो फेस है AB, इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, लेकिन कैसे इंसिडेंट होती है, नॉर्मली, यानी ये एंगल कितना है 90 डिग्री। जब नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो जब रिफ्रैक्ट होकर अंदर जाएगी तो वो नॉर्मली चली जाएगी बिना अपना पाथ चेंज करे। ठीक, इस तरह से हिट करेगी जाके। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया 1.5, म्यू कितना दिया है यहाँ का 1.5, ग्लास है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल फाई फॉर विच द लाइट रेज टोटली रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस AC। ठीक है, आपको फाई की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, इस पॉइंट पे क्या हो जाए, इस पॉइंट पे हो जाए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो सरफेस है AC, इस पे क्या हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करें कुछ इस तरह से, तो अगर एंगल देखें, ये एंगल अगर फाई है तो आपको ढंग से समझना पड़ेगा, ये जो एंगल होगा ये भी फाई होगा, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल है और इसका बेस भी क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो ये एंगल फाई होगा, तो ये एंगल डेफिनेटली कितना हो गया, तो ये एंगल हो गया आपका π/2 माइनस फाई। क्लियर, और आप चाहते हो इस पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, तो ये जो एंगल होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यानी π/2 माइनस फाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल थीटा सी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे होगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब जरा सॉल्व करते हैं, थीटा सी कितना होता है, तो थीटा सी जो होता है वो आपका होता है साइन इनवर्स 1/μ। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं, π/2 माइनस फाई जो आने वाला है वो किसके, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, और थीटा सी क्या होता है आपका साइन इनवर्स 1/μ। म्यू कितना है, म्यू है आपका 1.5। तो π/2 माइनस फाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स
ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2/3। तो फाई क्या आया, फाई आया आपका लेस देन इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/3। π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/3 क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 2/3। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिलेशंस याद होने चाहिए आपको। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स थीटा। बेसिकली साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा जो होता है वो π/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया कॉस इनवर्स 2/3। अब इस रिलेशनशिप से आप देखो, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि फाई की वैल्यू कॉस इनवर्स 2/3 के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछे फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, तो फाई की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है वो है कॉस इनवर्स 2/3। क्योंकि ये रिलेशन कहता है या तो फाई कॉस इनवर्स 2/3 होगा या फिर उससे कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, तो वो है आपकी कॉस इनवर्स 2/3। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है, फाई की आपसे क्या पूछी गई है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, ताकि सरफेस AC पर क्या हो, TIR हो। ये जो सरफेस AC है इस पर क्या हो, TIR हो सके, इसके लिए फाई की आपसे क्या पूछी गई है, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर। 28th क्वेश्चन करते हैं, काफी सिंपल है ये। फाइंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मैक्सिमम एंगल फाइंड करना है, यानी R की मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। व्हेन ए लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम ग्लास टू एयर। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, तो वो दिया 1.5। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। ठीक है, इस तरफ ग्लास, इस तरफ एयर है, और कोई लाइट बीम है, कोई लाइट रे है, वो इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई है और फिर एयर में रिफ्रैक्ट होकर जा रही है। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है R, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ गई है। तो ये आप ऐसे देख के भी आंसर क्लियर कर सकते हो इसका। सिंपल ये है, आप ये देखो, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जा रही है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम R का एंगल कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है तब जब ये एंगल कितना होता है, θc। उस पॉइंट तक रिफ्रैक्शन होता है। जब θc होता है तो जो लाइट रे इमर्ज करती है वो ऑलमोस्ट इंटरफेस को ग्रेज करती हुई जाती है। ग्रेज करने का मतलब है कि R की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 90 डिग्री। इस पॉइंट तक रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप थीटा सी से थोड़ा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करोगे तो रिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, तब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इससे पहले क्या होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। जैसा कि हमने TIR में देखा था, किसी भी इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये एंगल थीटा सी से ज़्यादा हो जाए तब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपसे मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा गया है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते 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 मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। वो कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, आपका θc हो। ठीक, तो यहाँ सिंपल आंसर है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाइट रे फॉल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर। ठीक है, लाइट रे एक मीडियम से, ग्लास से एयर में रिफ्रैक्ट हो रही है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया 1.5, एयर का कितना होता है, 1। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस I फाइंड करना है आपको। कंडीशन क्या है, फॉर विच द एंगल ऑफ डेविएशन इज 90 डिग्री। आप ही चाहते हो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना हो जाए, वो हो जाए 90 डिग्री। उसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है। तो आप जरा ढंग से समझो। यहाँ पे मान ली लाइट रे इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, ठीक, कुछ भी एंगल है I, ठीक है, और अगर वो रिफ्रैक्ट हो रही होगी, ठीक है, रिफ्रैक्ट हो रही होगी, तो अगर आप इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन देखोगे तो ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ठीक, डेल्टा। और डेल्टा जो होगा वो आपका होगा R माइनस I। तो अब ये किसी भी हालत में ये 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो R है, अगर आपको डेल्टा को मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो R है वो कितना हो सकता है, वो खुद ही 90 डिग्री हो सकता है। कब, जब जस्ट TIR होना स्टार्ट हुआ होगा। जस्ट ये जो लाइट रे है, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, जस्ट इस इंटरफेस को ग्रेज करती हुई निकलेगी,
तब आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 90। और इसमें से अगर आपने कुछ भी माइनस कर दिया, आई की कुछ तो वैल्यू होगी, डेफिनेटली थीटा सी होगी। तो आपने यहाँ से कुछ भी माइनस कर दिया तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये आपका 90 डिग्री नहीं हो पाएगा। इसका मतलब रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, तो उस पर्सपेक्टिव से अब हम सोचते हैं। तो फिर से देखो, ये मान लिया इंटरफेस है, ये आपका नॉर्मल है, और ये लाइट बीम आई है, और ये टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होके वापस अंदर आ गई है। मान लिया ये कुछ भी, ये एंगल मान लिया कितना है, ये एंगल मान लिया आपका थीटा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, और थीटा डेफिनेटली थीटा सी से बड़ा ही होगा। ठीक है, क्योंकि लाइट रे का क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, तो ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी लाइट बीम की। ठीक, अब ये डायरेक्शन है, तो ये जो एंगल होगा पूरा, ये होगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर होगा कितना ये एंगल ऑफ डेविएशन, तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो, ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा टोटल, ये स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री होती है, और उसमें से ये थीटा थीटा यानी 2 थीटा माइनस कर देंगे, तो यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन आ गया आपका 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। और वो कितना क्वेश्चन में दिया गया है, वो क्वेश्चन में दिया गया है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होना चाहिए आपका 90 डिग्री। तो यहाँ से हम थीटा फाइंड कर लेंगे, बहुत सिंपल है ये। तो यहाँ से 2 थीटा कितना आ जाएगा, 90 इधर आएगा, तो ये 90 डिग्री बचेगा 180 से माइनस करने के बाद, तो थीटा आपका आ गया 45 डिग्री। ठीक, यानी अगर आपको एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री चाहिए तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई भी कह सकते हैं उसको, तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 45 डिग्री। लेकिन अभी तक हमने ये कंडीशन चेक नहीं की है कि वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। ठीक है, ये 45 डिग्री जो थीटा जो आ रहा है आपका, वो डेफिनेटली थीटा सी से ज़्यादा होना चाहिए, यानी थीटा सी जो भी आना चाहिए 45 डिग्री से कम आना चाहिए। तो जरा थीटा सी चेक करते हैं। तो साइन थीटा सी जो होता है वो आपका होता है 1/म्यू। म्यू कितना है, तो म्यू है आपका 1.5, तो ये बेसिकली है 2/3। क्लियर, तो 2/3 का मतलब हो गया 0.67। ठीक, तो थीटा सी, साइन थीटा सी जो आ रहा है आपका 0.67 आ रहा है। अब यहाँ से हम ये कैसे पता लगाएंगे कि थीटा सी कितना होगा, तो हमें साइन 45 पता होता है। साइन 45 जो होता है आपका वो 1/√2 होता है। ठीक है, 1/√2 को थोड़ा और चेंज करते हैं तो ये √2/2 बन जाएगा। ठीक है, रेशनलाइज कर लिया इसको, तो √2 होता है 1.4, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 0.7 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से साफ दिखाई पड़ रहा है, अगर साइन थीटा सी 0.67 है और साइन 45 आपका 0.7 है, तो जब 0.67 से बड़ा है तो डेफिनेटली 45 डिग्री जो होगा वो थीटा सी से बड़ा होगा। तो इसका मतलब थीटा जो आएगा, थीटा जो है वो आपका थीटा सी से बड़ा है। ये कंडीशन हमने चेक कर ली है, ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे साइन जो होता है, साइन का जो 0 से 90 डिग्री के बीच में जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो अगर किसी साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो एंगल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। साइन 45 की वैल्यू 0.7 है, साइन थीटा सी की वैल्यू 0.67 है। ठीक है, तो 0.7 की वैल्यू 0.67 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो 45 डिग्री है वो थीटा सी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और बस हमें यही देखना है कि आपका जो थीटा है वो थीटा सी से ज़्यादा आना चाहिए, और वो आ रहा है, वो हमने कंडीशन चेक कर ली है। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। थर्टी सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी सिंपल है ये। ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट ए डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है। ये सरफेस है वाटर की जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है म्यू, और उससे h डेप्थ पे एक सोर्स रखा हुआ है, इसको कुछ s कह देते हैं। ये सोर्स है, लाइट सोर्स है। ठीक है, शो दैट द लाइट एस्केप्स थ्रू ए सर्कुलर एरिया ऑन द वाटर सरफेस विद इट्स सेंटर डायरेक्टली अबव द पॉइंट सोर्स। ठीक है, आपको ये शो करना है कि जो यहाँ से इससे जो लाइट रेज निकल रही होंगी, ठीक है, तो काफ़ी सारी लाइट रेज इस वाटर इंटरफेस, वाटर एयर इंटरफेस को एस्केप कर जाएंगी, और कई सारी लाइट रेज इस वाटर एयर इंटरफेस को एस्केप नहीं कर पाएंगी। उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो वापस वाटर में लौट आएंगी। ठीक है, तो जिस रीजन से ये एस्केप कर रही हैं वो रीजन, वो ये कह रहे हैं, वो आपको शो करना है कि वो रीजन एक सर्कुलर रीजन होगा, और उस सर्कल का जो सेंटर है वो इस सोर्स के डायरेक्टली अबव इस पॉइंट पे होगा।
हम उसकी रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, हम उसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, सब कुछ फाइंड करेंगे इसमें, ठीक है। तो आप ढंग से देखो हो क्या रहा होगा। यहाँ से लाइट रेज जो जा रही होंगी तो एक लाइट रेज तो जो यहाँ से निकलेगी सीधे नॉर्मली हिट करेगी और नॉर्मली पास हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो कुछ एंगल पे लाइट रेज आएंगी उनका इस सरफेस पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से ऑप्टिकल रेयर मीडियम में मूव कर रही हैं। क्लियर? इस तरह से, ठीक है। इसी तरह इस तरफ भी एक लाइट रेज आएगी, उसका भी रिफ्रैक्शन हो जाएगा। थोड़ा और एंगल अगर बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह से इस तरफ भी अगर थोड़ा और एंगल बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर इसी तरह से अगर बढ़ाते जाएं तो एक स्टेट ऐसी आएगी जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो आपका क्रिटिकल एंगल थीटा सी के बराबर होगा, और उस पॉइंट पे जो लाइट रे रिफ्रैक्ट होके इमर्ज करी होगी सरफेस से, वो ऑलमोस्ट सरफेस के पैरेलल जाएगी, सरफेस को ग्रेज करती हुई जाएगी, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट होगा ये क्रिटिकल पॉइंट होगा जहां से लाइट रेज एस्केप कर पा रही होंगी। यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लाइट रेज एस्केप करेंगी, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इन सारे पॉइंट्स पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये पॉइंट है आखिरी पॉइंट जहां से लाइट रेज एस्केप कर पाएंगी। इसके बाद सभी पॉइंट्स पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो इसके बाद इंटरफेस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसमें से किसी भी पॉइंट से लाइट रे एस्केप नहीं करेगी, ठीक है। वहां पे लाइट रेज यहाँ से जाएंगी, इस तरह से लाइट रेज जाएंगी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट रेज वापस आ जाएंगी। क्लियर? इसी तरह से इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी एक ऐसी पोजीशन मिलेगी आपको, ठीक है, जहाँ पे ये एंगल आपका क्रिटिकल एंगल थीटा सी के बराबर होगा, और ये आखिरी पॉइंट होगा, यहाँ से लाइट रेज एस्केप करेंगी। इसके बाद जो पॉइंट्स होंगे वो उन पे लाइट रे एस्केप नहीं करेंगी, ठीक है। और ऐसा सिर्फ दोनों दो ही डायरेक्शन नहीं है जिस पे ये हो रहा है, ये पूरा सर्कल बनेगा बेसिकली, हर तरफ ऐसा होगा, ये कोन बनेगा। ये अगर हम सोर्स को भी काउंट करें, ये एक सर्कल बनेगा उस सरफेस पे, और इस पॉइंट को साथ में लें तो एक बेसिकली एक राइट एंगल कोन बनेगा, ठीक है, जिसका ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, इस सर्कल का क्या होगा, एक सेंटर होगा। ये बेसिकली एक सर्कल बन रहा है, इसका ये क्या होगा, ये सेंटर होगा, और ये एग्जैक्टली कहाँ लाई कर रहा है, सोर्स के जस्ट अबव लाई कर रहा है। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसकी रेडियस वगैरह फाइंड करनी है, सब कुछ हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि थीटा सी आपको पता होता है। थीटा सी जो होता है, साइन थीटा सी जो होता है वो आपका होता है 1/μ, यानी थीटा सी कितना हो गया, थीटा सी आपका हो गया साइन इनवर्स 1/μ। क्लियर? वैसे तो सिर्फ एंगल ही पूछा है, तो जो रेडियस है, ये जो रेडियस ये बनेगी, इसकी रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बनेगी, सी से लेकर ए पॉइंट तक, सी ए, ये जो डिस्टेंस है ये क्या बनेगी, उस सर्कल की रेडियस। और रेडियस जो है वो सोर्स पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, यानी ये एंगल आपसे पूछा गया है, तो ये एंगल तो वही होगा जो ये एंगल है थीटा सी, तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा सी होगा, ठीक है। आपको अगर रेडियस फाइंड करनी है, क्योंकि आपको हाइट गिवन है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे tan थीटा सी, क्योंकि tan थीटा सी जो होगा वो होगा रेडियस अपॉन हाइट। साइन थीटा सी आपके पास है, वहां से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, tan थीटा सी। तो फिर से वही ट्रायंगल एक बनाएंगे, ये आपका थीटा सी हो गया, साइन थीटा सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा, √μ² - 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं tan थीटा सी, दैट विल बी 1/√μ² - 1। और राइट एंगल ट्राइंगल से tan थीटा सी कितना आएगा, तो हो जाएगा रेडियस अपॉन हाइट h। तो यहां से आपने क्या फाइंड कर ली, यहां से आपने रेडियस फाइंड कर ली, वो जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है उसकी आपने रेडियस फाइंड कर ली, कितनी आ गई, h अपॉन √μ² - 1। आप एरिया भी फाइंड कर सकते हो, वो एरिया जिससे वो लाइट रेज इमर्ज करेंगी, तो वो एरिया क्या होगा, डेफिनेटली πr², तो πh² डिवाइडेड बाई μ² - 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कंटेनर कंटेन्स वाटर अप टू हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक कंटेनर है और कितनी हाइट तक उसमें वाटर फिल किया गया है, 20 सेंटीमीटर तक। एंड देयर इज ए पॉइंट सोर्स एट द सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के बॉटम जो बेस है उसके सेंटर पे एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है। ए रबर रिंग ऑफ रेडियस आर फ्लोट सेंट्रली ऑन द वाटर, ठीक है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ये कंटेनर है
उसकी हाइट आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर दी है, और उसके सेंटर पे एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, उसको एस कह देते हैं, ठीक है। और उसके जस्ट ऊपर एक रिंग फ्लोट कर रही है, वाटर की सरफेस पे एक रिंग फ्लोट कर रही है, और उसका सेंटर जो है वो वर्टिकली किसके ऊपर है, उस पॉइंट सोर्स के ऊपर है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। 20 सेंटीमीटर, सॉरी, वाटर की जो कंटेनर में वो जो वाटर की हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। रबर की जो रिंग है उसकी रेडियस कितनी दी है, तो उसकी रेडियस दी है आपको r, ठीक है। द सीलिंग ऑफ द रूम इज 2 मीटर अबव द वाटर सरफेस। जो वाटर सरफेस है, ये जो वाटर सरफेस है, इससे जो सीलिंग है वो कितनी हाइट पे है, तो ये जो हाइट दी है ये 2 मीटर हाइट दी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको अलग से लिखें, इस तरफ लिख लेते हैं, तो ये दी है आपको 2 मीटर, मीटर्स में है। इसकी जो रेडियस दी है वो स्मॉल r दी है, रिंग की रेडियस, और जो वाटर लेवल दिया है ये वो आपको सेंटीमीटर्स में दिया है 20 सेंटीमीटर्स, ठीक। कुछ इस तरह से सिचुएशन आपकी गिवन है। ए पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द शेडो ऑफ द रिंग फॉर्म्ड ऑन द सीलिंग इफ r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अगर रबर की रिंग की रेडियस 15 सेंटीमीटर है तो उसकी जो शेडो बनेगी किस पे, सीलिंग पे, उसकी रेडियस कितनी होगी, ढंग से समझना है। ये जो लाइट रेज है यहाँ से निकल रही होंगी, ये लाइट रेज तो ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये इस लाइट रेज की वजह से ये जो रिंग यहाँ पड़ी है उसकी शेडो बनेगी इस सीलिंग पे। तो उस शेडो की सरफेस, ये जो शेडो बनेगी सरफेस पे, उसका रेडियस कितना होगा वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ढंग से समझना है। एक्चुअली होगा क्या कि यहाँ से जो लाइट रेज जाएगी, जो इस पॉइंट पे जाके यहाँ पे हिट करेगी, ठीक है, वो लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहीं यहाँ पे जाके सीलिंग को हिट करेगी, ठीक है। तो यही क्रूशियल लाइट रे होगी जिस पे हमें कंसंट्रेट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही शेडो होगी, क्योंकि ये जो यहाँ से हिट होके आई है, तो जो शेडो आएगी रिंग के इस पार्ट की शेडो आएगी वो यहाँ पे आएगी, क्योंकि इससे जो पहले वाली रे होगी वो यहाँ से आके यहाँ पे जाके हिट कर देगी, ठीक है। तो ये आपकी जो रे है ये क्रूशियल रे है, ठीक है, हमें इसी पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि यही रे आपको ये बताएगी कि जो शेडो बनने वाली है उसकी रेडियस कितनी होगी। जो शेडो बनने वाली है उसकी रेडियस, इसको हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर, वो रेडियस ये होगी कैपिटल आर। यहाँ तक क्लियर है। तो सॉल्व करना काफ़ी आसान है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एंगल स्नेल्स लॉ लगाते हैं। ये एंगल क्या देते हैं, आई है, ये एंगल क्या देते हैं, आर है। तो यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगाएं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दिया नहीं है, शायद दिया है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है आपको, कितना दिया है, 4/3। अब सिंपल टिग्नोमेट्री है, सबसे पहले यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, वो 4/3 साइन आई इज इक्वल टू होगा 1 साइन आर। साइन आई कितना होगा, तो ये जो एंगल आई है ये वही एंगल होगा जो ये एंगल होगा आई, और ये आई होगा कितना, तो आपको ये रेडियस पता है, क्वेश्चन में ये रेडियस कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। ये वर्टिकल हाइट कितनी दी है, तो वो दी है 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ये जो लेंथ होगी 15 20, तो ये होती है 25। ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको याद होना चाहिए, 3 4 5, 3 4 5 का ही प्रोपोर्शनेट लार्जर वर्जन है ये। 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये 15 20 25 का राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें आपको साइन आई चाहिए, तो साइन आई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 15/25, 4/3 इंटू 15/25। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो साइन आर आ गया आपका, वो आपका आ गया 4/5, ठीक। साइन आर कितना आ गया, 4/5। अब जरा अगर हम इस परपेंडिकुलर को आगे तक एक्सटेंड करें, ये जो आर वाला ऑप्टिकल नॉर्मल है इसको आगे तक एक्सटेंड करें, तो अब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, इसमें आपने ये आर फाइंड कर लिया, साइन आर मिल गया, तो आप tan r cos r जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा आपको। और इसमें ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये आपको पता है, ये कितनी है, 2 मीटर्स। तो यहाँ से आप ये जो रिमेनिंग लेंथ है ये आप फाइंड कर सकते हैं, ये वाली लेंथ। और टोटल आर कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल आर हो जाएगा दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, और ये लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ इसकी रेडियस के बराबर है, वो है 15 सेंटीमीटर। तो जरा सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम पहले tan r फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो साइन आर आपके पास है 4/5, फिर से वही ये r साइन r 4/5, तो जब ये 4 है ये 5, तो डेफिनेटली ये कितना होगा, 3। तो tan r कितना आ जाएगा, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। tan r जो आने वाला है आपका, वो आपका आ जाएगा 4/3,
और जरा आप इस ट्राइंगल में देखोगे tan r, तो tan r आएगा आपकी, इस लेंथ कुछ मान लेते हैं, इसको क्या देते हैं x अपॉन 2 मीटर। तो tan r किसके बराबर होगा, x अपॉन 2 मीटर के बराबर। तो यहाँ से जो x आ गया आपका मीटर्स में आएगा, क्योंकि ये 2 मीटर पुट किया तो ये 8/3 मीटर्स हो गया। और अगर सेंटीमीटर्स में लिखें तो 800/3 सेंटीमीटर्स। ठीक, आपको चाहिए थी शेडो की रेडियस, तो जो शेडो की रेडियस होने वाली है वो हो जाएगी आपकी 800/3, तो ये हो ही जाएगा। प्लस उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा देखते हैं, फिर से देख लेते हैं उसको। ये तो आपको पता लग गया 800/3 है, तो इसमें ये कितना और ऐड करना पड़ेगा, ये लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो 800/3 प्लस 15। ये सब कुछ है सेंटीमीटर्स में, आपको आंसर मीटर्स में दिया तो पहले इसको सॉल्व कर लो। तो ये आ जाएगा 845/3 सेंटीमीटर्स। मीटर्स में करना है तो 8.45/3 मीटर्स। डिवाइड कर लेते हैं, 2.81 के आसपास कुछ इस तरह से आएगा मीटर्स। तो अगर आपको और अप्रोक्सीमेट करना हो तो ये 2.8 मीटर्स बन जाएगा। क्लियर। 34th क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन का आपको एंगल फाइंड करना है फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म। एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, यानी उसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो कितना दिया होगा, जिसको हम कैपिटल ए लिखते हैं, वो कितना दिया होगा 60 डिग्री। इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.372, तो ये √3 के आसपास है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है म्यू, तो वो कितना आ रहा है 1.732, √3 भी लिख सकते हैं इसको। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस डेविएशन। इस डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, तो पहले तो आपको मिनिमम डेविएशन फाइंड करना है और फिर उस मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको मिनिमम डेविएशन का केस याद होना चाहिए। मिनिमम डेविएशन का जो केस होता है उसमें स्पेशल बात ये होती है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर होते हैं। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है और जो एंगल ऑफ इमरजेंस होता है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो अंदर वाले जो दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हैं, जिसको आप R1 और R2 कहते हैं, वो भी दोनों बराबर होते हैं। R1 और R2 भी दोनों बराबर होते हैं, और वो किसके बराबर होते हैं, A/2 के बराबर। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने दूसरे डायग्राम में बनाया हुआ है, इसको देखते हैं जरा ढंग से। ठीक है, ये एंगल आपका A है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मिनिमम डेविएशन की। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन के केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ इमरजेंस होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। I = E। ठीक, क्लियर। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है जिसको हम R1 कहते हैं, और यहाँ पे जो होता है जो कि दूसरी सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, जिसको हम R2 कहते हैं, ये दोनों भी बराबर होते हैं। ठीक, और ये दोनों किसके बराबर होते हैं, ये दोनों होते हैं A/2 के बराबर, एंगल ऑफ प्रिज्म के हाफ के बराबर, क्योंकि R1 + R2 का जो फॉर्मूला आता है वो A के बराबर आता है। अब ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये भी A/2 होगा और ये भी क्या होगा, A/2। ठीक है, तो डेल्टा मिनिमम का जो फॉर्मूला बनता है आपका वो कितना बनता है, तो वो बेसिकली डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I + E माइनस R1 + R2। तो I और E दोनों बराबर हैं, तो ये 2 टाइम्स I लिख सकते हैं इसको। R1 R2 भी दोनों बराबर हैं, ये भी A/2 है, ये भी A/2 है, तो ये क्या बन जाएगा आपका टोटल A। तो ये फॉर्मूला होता है मिनिमम डेविएशन का। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया आपको, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपसे पूछा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया बस। ठीक, तो A तो आपको पता है, A कितना है आपका 60 डिग्री। I फाइंड करते हैं। I कैसे फाइंड करते हैं, तो इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ढंग से देखना है, ये कितना एंगल होगा, तो ये होगा आपका 30 डिग्री, क्योंकि A/2 के बराबर है। एंगल I फाइंड करना है, तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो 1 sin I = म्यू है आपका √3 के बराबर इंटू sin 30 डिग्री। तो यहाँ से sin I जो आने वाला है वो आपका आ जाएगा √3/2, और ये तो सबको पता है √3/2 जो वैल्यू होती है साइन में वो कितने एंगल की होती है, तो वो 60 डिग्री की होती है। ठीक, तो
तो आई की वैल्यू भी पता लग गई आपको 60 डिग्री। तो डेल्टा मिनिमम कितना आ जाएगा, तो डेल्टा मिनिमम भी फाइंड कर लेते हैं। 2 टाइम्स 60 माइनस 60, तो वो कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री, यानी मिनिमम डेविएशन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 60 डिग्री। क्लियर। और क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस डेविएशन, इस डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो वो भी हमने फाइंड कर लिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना है, तो 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, मिनिमम डेविएशन भी 60 डिग्री है और इस मिनिमम डेविएशन के करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी कितना है आपका 60 डिग्री है। 35th क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफ़ी सिंपल है। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय ए लाइट रे शोन इन ए फिगर। इस फिगर में एक प्रिज्म है और एक लाइट रे इस सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट हुई है। ठीक है, तो जब नॉर्मली इंसिडेंट हुई है तो यहाँ पे तो कोई डेविएशन होगा नहीं, और जो भी डेविएशन होगा इस पॉइंट पे होगा, और ये डेविएट होकर लाइट रे इमर्ज हो गई है यहाँ से। ठीक है, इसका जो ये जो प्रिज्म है, ये एंगल आपको एंगल ऑफ प्रिज्म 4 डिग्री दिया है, तो यहाँ से समझ में आ रहा है ये काफ़ी थिन प्रिज्म है। ठीक है, 4 डिग्री इसका एंगल है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वो आपको दिया है म्यू 1.5। प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, 1.5। ठीक है, तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है। तो थिन प्रिज्म का एक तो है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आप आंसर फाइंड कर सकते हो। थिन प्रिज्म के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो आपको होता है म्यू -1 इंटू एंगल ए। अगर प्रिज्म क्या है आपका थिन है, म्यू कितना हो जाएगा, तो म्यू है आपका 1.5 माइनस 1, और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, तो वो है 4 डिग्री। तो 0.5 इंटू 4 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया, 2 डिग्री। ठीक है, दूसरा आप स्नेल्स लॉ लगा के भी फाइंड कर सकते हो। तो इस पॉइंट पे तो कोई डेविएशन हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल लाइट रे इंसिडेंट हुई है। जो भी डेविएशन हुआ इस पॉइंट पे हुआ, तो जरा फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्टिकल नॉर्मल बनाते हैं, ये आपका ऑप्टिकल नॉर्मल है। ये एंगल कितना होगा, ठीक है, तो वो आपको ढंग से समझना है। ये एंगल अगर हम कहें थीटा है तो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल बचेगा थीटा, यानी ये एंगल आपका होगा 4 डिग्री। और एंगल ऑफ इमरजेंस अगर इसको ई लिखते हैं तो ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं स्नेल लॉ। तो 1.5 साइन 4 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। ठीक, अब ढंग से समझना है, जब एंगल बहुत छोटा होता है तो थीटा लिख लो या साइन थीटा लिख लो या टेन थीटा लिख लो, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे इक्वल होते हैं। थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, ये सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस काफ़ी कम है तो एंगल ऑफ इमरजेंस भी काफ़ी कम होगा। तो अगर वैसे तो हमें ये रेडियन में लिखना चाहिए, 4 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पे थीटा जो आप डिग्रीज में पुट नहीं करोगे, रेडियन में पुट करोगे। तो 4, ठीक है, 4 डिग्री, और जब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करते हैं रेडियन में कन्वर्ट, 180 डिग्री से डिवाइड करते हैं और पाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू जो ई है इसको भी कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो ई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उससे कुछ फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों तरफ से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो एंगल ऑफ इमरजेंस आपका आने वाला है वो आपका 6 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस 6 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 4 डिग्री है। तो जो डेविएशन आएगा इस केस में वो ई -4 हो जाएगा, तो वो 6 - 4 करेंगे तो वो आ जाएगा 2 डिग्री। तो इस ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से भी डेविएशन कितना आ रहा है, 2 डिग्री, और वैसे भी डेविएशन कितना आ रहा है आपका 2 डिग्री। क्लियर।